हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। मौलिक अधिकार का इतिहास के बारे में पढ़ा दोस्तों। अधिकार क्या होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। विश्व में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास है दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और भारत में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास रहा दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में कर रखा है, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया गया है, और क्या क्या मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखा है। मौलिक अधिकारों की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में कर रखा है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो ये कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया था। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में आपको बताया था कि अमेरिका का जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों के प्रावधान को ऐड किया गया था। तो वहीं से दोस्तों ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वहीं से हमारे यहाँ पर लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों के प्रावधान को लिया गया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछली क्लास में कि इंग्लैंड के राजा ने दोस्तों, इंग्लैंड के सम्राट ने इंग्लैंड की जनता को दस्तावेज के माध्यम से दोस्तों कुछ अधिकार दिए थे। यानी उस समय 1215 में इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन के द्वारा क्या है, इंग्लैंड की जनता को एक दस्तावेज के माध्यम से कुछ अधिकार दिए गए थे, और वो क्या कहलाए थे दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहलाए थे। इसलिए भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहलाता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहलाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को या भारतीय संविधान के किस प्रावधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ये जो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कैसे मौलिक अधिकार हैं, क्या न्याय एवल है ये मौलिक अधिकार, जस्टिस एवल हैं दोस्तों, न्याय योग्य मौलिक अधिकार हैं, या इनकी कुछ गारंटी भी है दोस्तों, प्रकृति कैसी है, इनकी सकारात्मक प्रकृति है, नकारात्मक, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान में कैसे मौलिक अधिकार है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी दोनों प्रकृति के मौलिक अधिकार हैं। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक है। ये जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, न्याय योग्य हैं, जस्टिस एबल है। यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, न्याय योग्य हैं, जस्टिस एबल हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार हैं राज्य पर क्या है दोस्तों, राज्य के विरुद्ध में है।
या ये ऐसा कह लीजिएगा कि राज्य पर बाध्यकारी है या राज्य पर क्या है, विरुद्ध है। यानी राज्य दोस्तों इनको लागू करेगा ही करेगा, क्योंकि लागू करने की गारंटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि इसकी जो रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य बाध्यकारी है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। ये जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यानी मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने देखा था 44वां संविधान संशोधन हमने देखा, और ये जो 44वां संविधान संशोधन था दोस्तों, इसके माध्यम से दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था, पहले दोस्तों मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये जो संपत्ति का अधिकार है इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कैसा अधिकार बना दिया गया दोस्तों, विधिक अधिकार बना दिया गया है, या लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। दोस्तों इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी ये जो संपत्ति का अधिकार था मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, 44वां अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, और इस 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। क्या मौलिक अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? तो हमने दोस्तों देखा 86वां संविधान संशोधन, और ये जो 86वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था दोस्तों, 2002 में किया गया था। और इस 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने एक नए अधिकार को ऐड कर दिया था। कौन से अधिकार को ऐड कर दिया था दोस्तों? 21 का क्लाउज ए पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और क्या है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों में कटौती भी की जा सकती है, मौलिक अधिकारों को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन बढ़ा घटा कौन सकती है दोस्तों? आर्टिकल 368 पिछली क्लासों में हमने देखा था, आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और आर्टिकल 68 में यह भी प्रावधान कर रखा है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसका मतलब यह है कि संसद मौलिक अधिकारों को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं हमारे देश में? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट कर लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान कर रखा है, और भारतीय संविधान के भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के थे दोस्तों? क्योंकि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों वो कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे दोस्तों? 7 प्रकार के थे। यानी मूल संविधान ऐसा संविधान है दोस्तों, जब भी मैं मूल संविधान की बात करूं तो ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया है दोस्तों उसको हम मूल संविधान कहते हैं। तो जब भी मूल संविधान की बात की जाए इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स 7 प्रकार के थे। लेकिन अगर हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों ये कितने प्रकार के हैं? दोस्तों मूल संविधान में 7 प्रकार के थे और वर्तमान संविधान में ये 6 प्रकार के हैं। इसका मतलब यह है कि एक जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसको कम कर दिया गया है, मौलिक अधिकारों में क्या है, कटौती की गई है।
एक संशोधन किया गया था दोस्तों, हम जिसको 44वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इस 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था पहले ये यानी कि मूल संविधान में क्या था दोस्तों, ये मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, अब इसको कैसा अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, या फिर कह लीजिएगा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लीगल राइट्स क्या है, इसको बना दिया गया है। यानी ये जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, पहले मौलिक अधिकार था, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसका प्रावधान दोस्तों कहाँ कर रखा है, संविधान का जब भाग 12 आप पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 300 के काम में कर रखा है। यानी कि ये जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसको विधिक अधिकार बनाकर कहाँ डाल दिया गया है, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। वर्तमान संविधान की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है उसको हम कहते हैं दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ये ग्रुपों में बटा हुआ है दोस्तों, किसमें, ग्रुपों में बटे हुए हैं ये मौलिक अधिकार। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, और इसका प्रावधान अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका प्रावधान कर रखा है। यानी इक्वालिटी की बात की गई है दोस्तों, और ये जो समानता का अधिकार है इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक कर रखा है। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका प्रावधान दोस्तों कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका प्रावधान कर रखा है। लिबर्टी की बात की गई है। तीसरे की दोस्तों हम बात करते हैं तो तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान कर रखा है। जबकि चौथे की अगर हम बात करें तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका प्रावधान कर रखा है। दोस्तों पांचवा अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो कौन सा अधिकार है दोस्तों, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों, एजुकेशन एंड कल्चरल की बात की गई है दोस्तों, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसका प्रावधान कर रखा है। छठा जो अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसका दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है दोस्तों, और इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 32 में कर रखा है। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसको दोस्तों वर्तमान समय में विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट्स बना दिया गया, और उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया है। वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो दोस्तों क्या है, ग्रुपों में बटे हुए हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार,
जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। दोस्तों बड़ी अच्छी तरीके से इसको हम क्या है आगे पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उन सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में इसका प्रावधान कर रखा है। और चौथा है दोस्तों, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 में इसका प्रावधान कर रखा है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका प्रावधान कर रखा है। पांचवा दोस्तों, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान कर रखा है। जबकि छठे की बात करें दोस्तों तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान कर रखा है। तो दोस्तों मूल संविधान में 7 प्रकार के थे और वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के हैं। लेकिन दोस्तों भाग 3 में कुछ अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं दोस्तों जिनका संबंध मौलिक अधिकारों से तो है, लेकिन मौलिक अधिकारों का उनमें प्रावधान नहीं कर रखा। यानी 14 से 18 हमने देखा, 19 से 22 हमने देखा दोस्तों, 23-24 हमने देखा, 25 से 28 देखा, 29-30 देखा और आर्टिकल 32 देखा। यानी इसका मतलब यह है कि जो आर्टिकल 12 है दोस्तों वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 13 किससे संबंधित है, आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार दे रखा था दोस्तों अब उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। तो आर्टिकल 33 में क्या प्रावधान कर रखे हैं, आर्टिकल 34 में क्या प्रावधान कर रखे हैं और आर्टिकल 35 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। यानी हम आर्टिकल 12-13 की बात करेंगे, 33 की बात करेंगे दोस्तों, 34 और 35 ये जो अनुच्छेद है दोस्तों मौलिक अधिकारों में इनका प्रावधान कर रखा है, लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान इनमें कर रखा है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो 6 प्रकार के हैं और 14 से लेकर मैंने आपको 32 तक बताए हैं कि 14 से 18 पढ़ेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे ग्रुपों में बांट बांट के दोस्तों। लेकिन ये जो अनुच्छेद है आपने देखा होगा भाई, अनुच्छेद 12 स्टार्टिंग में रखा हुआ है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा। तो ये जो आर्टिकल हैं दोस्तों इनमें क्या प्रावधान कर रखे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का तो प्रावधान इनमें नहीं कर रखा, लेकिन ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, यानी इनके बगैर क्या है मौलिक अधिकार अधूरे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको हम देखते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान कर रखे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आर्टिकल 12 की बात करेंगे, अनुच्छेद 12 की बात करेंगे और 12 में क्या प्रावधान कर रखा है। दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार होते हैं मैंने आपको बताया था, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये किसके विरुद्ध में होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध में होते हैं। किसके विरुद्ध में होते हैं दोस्तों, ये राज्य के विरुद्ध में होते हैं, यानी राज्य क्या है दोस्तों इनको लागू करेगा ही करेगा। तो राज्य क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही खड़ा हो जाता है। तो उसी राज्य की परिभाषा कहाँ दे रखी है दोस्तों, उसी राज्य का प्रावधान कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया दोस्तों, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है दोस्तों, परिभाषित किया गया है, या ऐसा कह लीजिएगा कि राज्य की परिभाषा कहाँ दे रखी है दोस्तों, अनुच्छेद 12 में दे रखी है। और जब दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है तो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा एक आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 36, तो इसमें किसकी परिभाषा दे रखी है। और जब अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है तो आगे चल के आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 152। तो 152 में क्या प्रावधान कर रखा है, इस पर भी क्या है हम यहीं पे चर्चा करेंगे और आगे भी क्या है दोस्तों इन आर्टिकलों पर चर्चा करेंगे। यानी भारतीय संविधान का जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं जो कहीं ना कहीं राज्य की परिभाषा को दोस्तों परिभाषित करते हैं। दोस्तों आर्टिकल अगर हम 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में यह कहा गया है, आर्टिकल 12 कहता है कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण दोस्तों संविधान या
किसी विधि द्वारा हुआ है। ऐसी संस्थाएं दोस्तों जिनका निर्माण संविधान या किसी विधि द्वारा हुआ है, ऐसी सारी संस्थाओं को हम राज्य शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं दोस्तों? ऐसी बहुत सारी संस्थाएं दोस्तों जिनका निर्माण या तो संविधान के अनुसार हुआ है, या संविधान में उनका प्रावधान कर रखा है, या कोई ना कोई क्या है विधि बनाकर उनका निर्माण किया गया है। वो सारी की सारी संस्थाएं क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, केंद्र सरकार और दोस्तों संसद। केंद्र सरकार और संसद क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती है। संसद के अंतर्गत दोस्तों हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके आगे चल के जब हम संसद को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एक आर्टिकल है आर्टिकल 79, और 79 कहता है कि ये जो संसद है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और किससे मिलकर बनी है, राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी के सारे अंग जो हैं दोस्तों, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि राज्य शब्द को परिभाषित करने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान या विधि द्वारा किया गया है, ऐसी सारी संस्थाएं क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है। केंद्र सरकार, संसद की हम बात कर लेंगे। जैसे दोस्तों केंद्र में केंद्र सरकार होती है, वैसे ही राज्य में राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार की हम बात कर लेंगे दोस्तों, और किसकी बात कर लेंगे, विधान मंडल की बात कर लेंगे, विधान मंडल की बात कर लेंगे। जैसे दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही क्या है, राज्य में विधानसभा होती है। और जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में क्या होती है, विधान परिषद होती है। तो राज्य सरकार और विधानमंडल की हम बात कर लेंगे। स्थानीय सरकारों की अगर हम बात कर लेंगे, स्थानीय सरकारें भी दोस्तों क्या आती हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। स्थानीय सरकारों में हमारी दोस्तों जैसे पंचायतों की हम बात कर लेते हैं। पंचायतों की अगर हम बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, तो ये सारी की सारी क्या है, किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। जिला बोर्ड की बात करें दोस्तों, तो जिला बोर्ड भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। यानी अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 12 क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है और कहता है कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के अनुसार किया गया है या किसी विधि को बनाकर उनका निर्माण किया गया है, तो ऐसी सारी संस्थाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, राज्य कहलाती हैं। जिसके अंतर्गत मैंने केंद्र सरकार, संसद लिखा, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय सरकारें लिखे, पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड की बात की गई है। दोस्तों राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए 1-2 केस भी हैं इससे संबंधित दोस्तों, उन केसों को भी समझना जरूरी है। पहला जो केस है दोस्तों, उसको जानते हैं हम आर.डी. सेट्टी। आर.डी. सेट्टी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण। और ये कब का केस है दोस्तों, 1979 का केस है। ये कब का है दोस्तों, ये केस है दोस्तों 1979 का। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि वह सभी संस्थाएं दोस्तों राज्य के अंतर्गत आएंगी जो कि दोस्तों जिन पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा दोस्तों, सरकारी कंपनियों की तरह कार्य कर रही होंगी, सरकारी संस्थाओं की तरह, सरकारी संस्थाओं की भांति कार्य कर रही होंगी, या फिर वह सारी संस्थाएं जिसमें सरकार का पैसा लगा हो दोस्तों, सरकार का पैसा लगा हो या सरकार द्वारा वित्त पोषित हो,
और कहा गया जो दोस्तों ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं, सार्वजनिक हित में क्या कर रही हैं दोस्तों, कार्यरत है या कार्य कर रही हैं। यानी आर.डी. सेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण 1979 का ये केस है दोस्तों, 1979 का ये केस है दोस्तों। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया दोस्तों, उसमें ऐसी संस्थाएं हैं दोस्तों जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में हैं या भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाओं की भांति कार्य कर रही हैं दोस्तों, और ऐसी संस्थाएं जिसमें सरकार का क्या है, कहीं ना कहीं सरकार के फंड का प्रयोग किया गया, ये सरकारी संसाधनों का प्रयोग किया गया उसके निर्माण में। ऐसी संस्थाएं दोस्तों जो सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी संस्थाएं क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती हैं। ये किस केस में कहा गया था दोस्तों, ये कहा गया था आर.डी. सेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण 1979 के केस में कहा गया था। एक दूसरा केस हो रहा है दोस्तों, उसको भी आप समझते चलिएगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि कौन कौन सी संस्थाएं राज्य शब्द को परिभाषित करती हैं। दूसरा केस है दोस्तों प्रदीप कुमार बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। और ये कब का केस है दोस्तों, ये है 2002 का केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये जो प्रदीप कुमार बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी संस्थाएं दोस्तों जिनका निर्माण विधि विधान के अनुसार हुआ है, विधि विधान के अनुसार हुआ है दोस्तों, ऐसी सारी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। या ऐसी संस्थाएं दोस्तों जो क्या है, सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं, सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं दोस्तों, ऐसी सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। दोस्तों सार्वजनिक हित में कार्य करने वाली निजी संस्थाएं भी क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती हैं। तो इसका मतलब यह है, इन दो केसों से यह क्लियर हो जाता है कि ऐसी संस्थाएं जिनका विधि विधान के द्वारा निर्माण किया गया है, ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं दोस्तों जो सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं दोस्तों जो सरकारी संस्थाओं की भांति कार्य कर रही हैं, तो वह सारी की सारी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, राज्य शब्द को परिभाषित कराएंगी, राज्य क्या है कहलाएंगी। तो दोस्तों राज्य की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो राज्य की परिभाषा कहां दे रखी है दोस्तों, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है और अनुच्छेद 152 में भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 36 जब आप आगे चल के पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे और उसमें अनुच्छेद 36 आपको पढ़ाया जाएगा, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है और उसमें यह कहा गया है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दे रखी है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दे रखी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दे रखी है वही परिभाषा आर्टिकल 36 में दे रखी है, उसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद 152 की अगर हम बात करते हैं तो 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है और 152 में कहा गया है कि जो परिभाषा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में दे रखी है वही परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 152 में दे रखी है। यानी जो परिभाषा कहां दे रखी है दोस्तों, जो परिभाषा दे रखी है पहली अनुसूची में और वही परिभाषा कहां दे रखी है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 152 में दे रखी है। अब क्या परिभाषा दे रखी है दोस्तों, वहां पर तो राज्यों की बात की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश दोस्तों क्या है, राज्य है, इसके बारे में बात की गई है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो उसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इनकी ही परिभाषा दे रखी है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राज्य नहीं है। तो ये सारी बातें क्या है क्लियर हो गई होंगी दोस्तों।
आर्टिकल 12 में क्या प्रावधान कर रखा है और आर्टिकल 36 में क्या प्रावधान कर रखा है और आर्टिकल 152 में क्या प्रावधान कर रखा है। यानी 12 में जो परिभाषा दे रखी है वही 36 में दे रखी है, और जो 152 में परिभाषा दे रखी है दोस्तों वही क्या है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में दे रखी है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 दोस्तों, जहां अनुच्छेद 12 कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों किसके विरुद्ध होंगे, राज्य के विरुद्ध होंगे। किसके विरुद्ध होंगे दोस्तों, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये राज्य के क्या होंगे दोस्तों, विरुद्ध होंगे। जहां आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है वहीं आर्टिकल 13 ये कहता है कि ये जो राज्य है दोस्तों कोई भी विधि बनाएगा दोस्तों, कोई भी लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, और ऐसा कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का दोस्तों क्या करता है, हनन करता है, तो उसकी क्या की जाएगी दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ कर रखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कर रखा है। यानी कहा गया है, इसमें परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, ऐसी विधि दोस्तों, ऐसी विधि जो दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस विधि का क्या किया जाएगा दोस्तों, उस विधि का क्या है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी ये जो राज्य हैं दोस्तों अगर किसी प्रकार की विधि बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट की बात करें या विधानमंडल की हम बात करें या फिर कोई संस्था की बात करें, ये जो दोस्तों जो भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं, कोई भी विधि बनाएंगे दोस्तों, तो वो जो विधि है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो दोस्तों आर्टिकल 13 के तहत उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और अगर न्यायिक समीक्षा करने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं, तो फिर दोस्तों न्यायिक समीक्षा के माध्यम से वो जो विधि होगी दोस्तों उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ कर रखा है दोस्तों, आर्टिकल 13 में कर रखा है। और दूसरा यह है कि विधि शब्द की परिभाषा कहाँ दे रखी है दोस्तों, विधि शब्द की परिभाषा भी कहाँ दे रखी है दोस्तों, आर्टिकल 13 में दे रखी है। विधि शब्द के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून, ये सारे के सारे क्या दोस्तों विधि शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून दोस्तों, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून ये भी क्या है, विधि शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी क्या है, विधि शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होती है वो क्या है, विधि। विधि दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है संविधान लागू होने से पहले की विधि। कब की होती है दोस्तों, संविधान लागू होने से पहले की विधि होती है, पहले की विधि होती है दोस्तों। और एक होती है दोस्तों संविधान लागू होने के बाद की विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि। यानी एक तो होता है दोस्तों प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसके बारे में यह कहा गया है कि चाहे संविधान लागू होने से पहले की विधि की बात करें या संविधान लागू होने के बाद की विधि की बात करें, अगर ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध काम करती हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का काम करती हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 13 के तहत इनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और अगर न्यायिक समीक्षा करने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ये असंगत है, तो फिर क्या है, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक क्या है दोस्तों घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा हमें देखने को भी मिला था दोस्तों। ऐसा कब देखने को मिला था हमने, ऐसा दोस्तों हमें देखने को मिला था जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है दोस्तों। बीजेपी सरकार 2015 में एक बिल लेकर आती है। यानी मैं आगे चल के आपको क्या है सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के अनुसार होती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है, और बीजेपी सरकार क्या करती है दोस्तों, ये जो कोलेजियम व्यवस्था होती है इसको समाप्त कर देती है और इसकी जगह क्या ले आती है, एनजैग ले आती है। क्या लाती है दोस्तों, एनजैग लाती है, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आती है। और ये किस के माध्यम से लेकर आती है दोस्तों, ये लेकर आती है 99वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से इसको लेकर आती है। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसको भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब इसको भेजा जाता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, इसकी न्यायिक समीक्षा करता है, और न्यायिक समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो बिल लाया गया था दोस्तों, ये जो कानून बनाया गया है, ये अनुच्छेद 50 का उल्लंघन करता है। कैसे करता है, क्योंकि अनुच्छेद 50 कहता है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्तियां और जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं वो अलग है। लेकिन इस एनजैक के माध्यम से जो कार्यपालिका के दोस्तों सदस्य हैं वो कहाँ कर दिए गए थे, एनजैक में शामिल कर दिए गए थे। यानी अब सरकार के सदस्य क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन कर रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये जो 99वां संविधान संशोधन था इसको क्या है, समाप्त कर दिया, इसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, यानी गैर संवैधानिक की क्या है, घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा हमें देखने को भी मिला, ऐसा नहीं है कि न्यायिक समीक्षा करने के बाद ऐसा प्रावधान हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। दोस्तों इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र, तो यहां से क्या है, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। और ये क्या है दोस्तों, मूल ढांचा है, संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। तो उन लोगों को जरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता है जो लोग हर समय हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। तो यहाँ से ये निकल कर आता है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो क्या है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों संविधान पर, तो कहीं ना कहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रयोगों को समाप्त कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, पूरी तरह से घोषित कर देगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।